बोल सकते हैं कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन से यार ये तो समझ में आता है कि एल्केन में हैलोजन ऐड होने वाला है। तो यार ओवरऑल रिएक्शन तो ये लिखी हुई है, RHCl2 हीट के साथ या Cl2H के साथ एल्काइल क्लोराइड या रिस्पेक्टिव हैलो एसिड बना लेगा, ठीक है। तो द मेन थिंग लाइज इन द मैकेनिज्म पार्ट। देयर आर 3 स्टेप इंक्लूडेड इन द मैकेनिज्म। स्टेप 1 is the chain termination initiation process, second one is the chain propagation process, and third one is the chain termination process. Now we will be discussing each step elaborately. तो यार आगे बढ़ते हैं हम। स्टेप 1 आता है चेन इनिशिएशन प्रोसेस। तो चेन इनिशिएशन प्रोसेस में यार ये सिर्फ ये होता है ना कि हैलोजन जो है वो सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में होमोलिसिस कर जाता है। होमोलिसिस का यार एरो ऐसा बनता है और हेट्रोलिसिस का एरो है पूरा बनता है ऐसे, और होमोलिसिस का ऐसे, ठीक है। तो अब यार Cl2 जो है वो हीट की प्रेजेंस में होमोलिसिस कर जाता है। तो यहाँ से होमोलिटिकली टूटेगा वो और फिर Cl डॉट और Cl डॉट में टूट जाएगा, Cl रेडिकल बन चुका है, ठीक है। फिर अगला स्टेप आता है चेन प्रोपोगेशन का। चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है, अब Cl डॉट बना है तो वो किसी ना किसी मिक्सचर में कंपाउंड्स हैं उससे रिएक्ट तो करेगा ही। तो अब मिक्सचर में क्या क्या है, एल्केन है, तो एल्केन से Cl डॉट रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। तो अब इसमें 2 तरीके से कर सकता है कि जो Cl डॉट है रेडिकल से तो रेडिकल ही रिएक्ट करता है, तो Cl डॉट R डॉट से रिएक्ट कर सकता है, Cl डॉट H डॉट से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब इसमें ये अभी ऐसे ही 2 प्रोसेस बन जाते हैं, जैसे R डॉट और HCl बन गया या फिर H डॉट या RCl बन गया। तो यार अब इसमें सोचने वाली ये बात है कि पहला तो हम RDS बोल दे रहे हैं लेकिन दूसरा वाला को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि H डॉट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। तो ये H डॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो सीधे वो H डॉट, जैसे ही H डॉट बनता है वो Cl डॉट से ही रिएक्ट करेगा और HCl ही बनेगा और R डॉट ही बनेगा। तो ये वाली रिएक्शन जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये इसमें काफ़ी अच्छा पॉइंट था, तो इसको नोट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर ओवरऑल इसको देखा जाए स्टेप 1 और स्टेप 2 को मिला के, तो Cl प्लस R डॉट गिव्स RCl एज अ मेजर प्रोडक्ट प्लस Cl डॉट। फिर अगला स्टेप आता है चेन टर्मिनेशन का। थर्ड स्टेप यार चेन टर्मिनेशन आता है, जिसमें हम ये बात कर सकते हैं कि अब जो भी मिक्सचर में रेडिकल्स बने हैं अब वो एक दूसरे से तो कंबाइन होंगे ही। अब ऐसा तो है नहीं कि Cl डॉट बना है तो Cl डॉट ही से होगा, या फिर R डॉट बना है तो वो R डॉट ही से होगा, किसी से भी हो सकता है, R डॉट Cl डॉट में भी हो सकता है। तो वो सारे हमने पॉसिबिलिटीज़ लिख दी हैं यहाँ पे जो हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला है Cl डॉट और Cl डॉट, तो Cl2 बन जाएगा, ठीक है, सही बात है। और फिर R डॉट और Cl डॉट RCl बन गया, और R डॉट और R डॉट RR बन गया। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि H डॉट प्लस H डॉट गिव्स H2, क्योंकि H डॉट तो बन ही नहीं रहा है। हमने ऊपर ही एक्सप्लेन किया था कि H डॉट इज़ वेरी अनस्टेबल, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट H dot and H dot combines to produce H2. This is all about the chain termination process. Now we'll be looking at the important points related to this. The first and most important thing in this reaction is formation of carbon free radical is the RDS. यार जो हम ये वाली रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है, ये वाली रिएक्शन, तो ये है RDS, मतलब कि इससे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन होगा। सर जो दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे अब मान लो मैंने यहाँ पे Cl2 लिया, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने F2 लिया होता है या Br2 लिया होता है या I2 लिया होता, तो यहाँ पे क्या बनता, अगर F2 लेते तो यहाँ पे F डॉट बनता और यहाँ पे बन जाता है HF, ठीक है। और अगर Br2 लेते तो Br डॉट यहाँ पे बनता और यहाँ पे बनता था HBr। तो हम लोग को ये पता लगाना है कि किसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, F2 के साथ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा रिएक्शन, कि Br2 के साथ हो जाएगा, कि Cl2 के साथ हो जाएगा, या R2 के साथ हो जाएगा। तो यार हमारा RDS स्टेप अब Cl डॉट के केस में ये था, ठीक है। और F2 लिया तो ये हो जाएगा हमारा RDS स्टेप, Br2 लिया तो ये वाला, और I2 लिया तो ये वाला RDS स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को डिसाइड करना है कि किसमें RDS स्टेप है वो सबसे जल्दी हो जाएगा, मतलब कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किसमें सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि HCl HF HBr और HI फॉर्म हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है।
मतलब कि आप लोग खुद ही बता सकते हैं यार कि सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें कौन सा होगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, HF की, फिर HCl की, फिर HBr की, फिर HI की। ठीक है, तो अब हमने कैसे डिसाइड किया। वैसे बॉन्ड एनर्जी का डायरेक्ट एक भी होता है कि बॉन्ड एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से सीधे हम लोग बता सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। अब जैसे HF में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा देन HCl, देन Br एंड देन HI। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन F2 के केस में होगी, और सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद Cl2 के केस में, फिर Br2, फिर I2। I2 में काफ़ी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन अच्छे से होती रहे, और F2 में काफ़ी तेज़ होता है, तो इस वजह से उसमें इनर्ट गैस ऐड करनी पड़ती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन को लेते हुए। तो यहाँ यहीं पे ख़त्म करते हैं यार, और इसके क्वेश्चंस मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में डालता रहूँगा।